कहते हैं कि बिहार की मिट्टी में सियासत घुली है। यहाँ नेता नहीं किस्से जन्म लेते हैं। और उन्हीं किस्सों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जावेद अहमद। ये लोग अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन्होंने बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से देखा है। 2-3 महीने लगभग इन्होंने बिहार की राजनीति को दिए, वहाँ के मुद्दों को समझा, वहाँ के चुनावों को समझा कि किस तरह से वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता से मिले, लोगों से मिले और उनको जाना कि किस तरह से आने वाले चुनाव वहाँ पर होने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपका वहाँ का अनुभव किस प्रकार का रहा। आप वहाँ पर रहे, आपने वहाँ की चीज़ों को देखा, चीज़ों को समझा और वहाँ के राजनीतिक मुद्दों को भी देखा। तो आपका सबसे पहला अनुभव किस तरह का रहा? देखो, अगर बिहार की बात करें तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है जो किसी से छिपा नहीं है और हर लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो वहाँ के अगर मुद्दों की हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर पलायन का है, जो वहाँ से लोग लगातार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और पलायन करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। वहाँ पर अगर आप प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल बद से बदतर है। और अगर वहाँ पर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो अदर प्रदेशों की महिलाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई राजनीतिक समझ है। तो उन लोगों के बीच में केवल यही मन रहता है कि अब की बार हमको जिसको चुनना है वो हमारी जाति का होना चाहिए, हमारी बिरादरी का होना चाहिए। मेन बात अगर बिहार की कर लें तो बिहार में जाति का बहुत बड़ा असर है और जाति पर ही बिहार में चुनाव होते हैं। चाहे क्यों ना जनसुराज प्रशांत किशोर जी आ जाएं, तमाम सारे अलग अलग पार्टी आ जाएं और उनको मुद्दों की बात करें, लेकिन मुद्दा बिहार की जनता नहीं समझती है। बिहार में मुख्य रूप से जाति ही पर चुनाव होते हैं। अच्छा, जाति को लेकर आपने बात की तो अभी बिहार में एक जातिगत जनगणना हुई थी जी, उसका वहाँ पर क्या असर है और लोग उसको किस प्रकार से देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो हुई है, जातिगत प्रत्याशी आखिर ऐसा क्यों है? जातिगत जनगणना लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा था कि हमें जातिगत जनगणना करानी चाहिए। इसको लेकर के नीतीश कुमार सरकार ने जनगणना कराई, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि ये जनगणना झूठ है और ये आंकड़े झूठे हैं। लेकिन जनगणना से ये होता है कि जिसे लगातार जो राजनीतिक लोग होते हैं कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसके आधार पर जनगणना बहुत ज़रूरी है और जो लगातार बिहार में तो भी हो गई है लेकिन अभी देश में भी नहीं हुई है। तो जनगणना का मतलब ये होता है कि लोगों की हिस्सेदारी पता चलती है कि किसका कितना जनसंख्या है। अच्छा, बिहार की हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा आ जाता है कि फ्री पॉलिसीज़ बांट दी जाती हैं, फ्री कोई कार्ड बांटने आ जाता है। अभी हमने देखा कि जन स्वराज पार्टी का एक कार्ड चल रहा है कि जैसे ही आप उसको फिल करेंगे देन जब चुनाव हो जाएगा, अगर वो जीतते हैं तो वो चुनाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीमें क्या ये झांसे रहते हैं या दिखावा रहता है, क्या रहता है ये? देखो, आपको हम बता दें, भारत में मोदी सरकार ने एक योजना लॉन्च की है 5 किलो राशन, जो लगातार लोगों को मिल रहा है। और फ्री की रेवड़ी भारत की जनता बहुत अच्छी प्रकार से खाती है। वो चाहे बिहार की जनता हो, उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, कहीं की भी बात कर लें। लेकिन जो फ्री की रेवड़ी है वो चाहे हम किसी भी पार्टी की बात कर लें। अभी इसके पहले हरियाणा में चुनाव था तो वहाँ पर कांग्रेस बांट रही थी और तमाम सारी पार्टी बांट रही थी। वहीं अगर हम बिहार की बात कर लें तो आरजेडी भी महिला सम्मान योजना चला रही है, कह रही कि अगर हम आएंगे तो 2100 रुपये देंगे। और इसी प्रकार से जनसुराज भी है। तो तमाम सारे लोग जो लोगों को लोग लुभावन योजनाओं को लेकर के जनता के जो आ रहे हैं उनको लुभाने का काम कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये जो है योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अभी एनडीए सरकार ने अभी हाल ही में जो अपना सीट शेयरिंग का मामला जो जारी किया है, जो अपना सीट शेयरिंग का जारी किया है, उस पर आपके क्या विचार हैं कि उस तरह की सीट जो शेयरिंग की गई वो सही है या उसमें अपना फ़ायदा देखा गया, पर्सनल फ़ायदा देखा गया है? देखो, किसी भी गठबंधन का सीट शेयरिंग उस गठबंधन के नेता और उस गठबंधन के लोग तय करते हैं। हालांकि आपने देखा कि भी सीट शेयरिंग हुई तो वहाँ पर जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर 101 सीटों पर लड़ रही है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि दोनों पार्टी मुख्य रूप से बिहार में अपनी भूमिका अदा करती हैं। और पूर्व में गठबंधन में सरकार रही है नीतीश कुमार जी की और बीजेपी की, तो उन लोगों ने अपने आधार पर सीटें बांटी हैं। लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान पहले कर रहे थे कि हम पूरे बिहार में लड़ेंगे और लगातार ये दबाव बना रहे थे एनडीए गठबंधन पर कि सीटें अब की बार हम पूरे बिहार में लड़ेंगे और सीटें बढ़वाने का दबाव लगातार बना रहे थे। लेकिन आपकी चीज़ें वो सामने हैं कि कितनी सीटें चिराग पासवान को अब की बार मिली हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन बहुत अच्छी प्रकार से जानता है कि किसको क्या दवा देनी है, वो आराम से अपनी सीटें दे देता है। कोई आप गहमा गहमी नहीं देखेंगे। थोड़ा सीट शेयरिंग के आंकड़ों को ही हम समझ लें। जो पिछले जो चुनाव हुए, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हों या हरियाणा के चुनाव, इसके अलावा बाकी जो चुनाव हुए, पिछले चुनाव हुए हैं, उसमें भी इंडिया अलायंस का यही मसला रहा है। इन्हीं कारण से शायद उनकी हार हुई है। तो क्या वो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि आपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसके माध्यम से आपको क्या कहना है?
बिल्कुल, आपको बता दें सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा जो है विषय होता है गठबंधन का। और आपने देखा 2022 का यूपी का इलेक्शन कि सीट शेयरिंग अगर ठीक ढंग से सुलभ ढंग से नहीं होगी तो नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर जिस जाति की बात होती है, जाति की राजनीति होती है, तो जहाँ जिस जाति का वोट बैंक होता है वहाँ पर प्रत्याशी को दूसरा आ जाता है या फिर किसी दूसरे जो है पार्टी का आ जाता है, तो वहाँ पर हार हो जाती है। बिहार की राजनीति में बहुत ही खूबसूरती से एक व्यक्ति ने अभी एंट्री की है। एंट्री नहीं की, उसको कह सकते हैं कि अपनी धाक जमाए हुए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है, प्रशांत किशोर, जी जन स्वराज पार्टी। जी उन्होंने जिस प्रकार से अपनी राजनीति में इसमें बिहार में एंट्री की है, कहा है कि 140 अगर सीटें आती है तो उनकी पर्सनल हार है, व्यक्तिगत हार है, जनसुराज पार्टी की हार है। तो जनसुराज पार्टी का वहाँ पर अभी क्या अस्तित्व है, क्या बिहार में उसका आने वाला समय किस प्रकार का होगा? उन्होंने कई पार्टियों के लिए अपनी राजनीतिक रणनीतियाँ बनाई हैं और सफल भी हुई हैं। तो उनकी रणनीति उनकी पार्टी के लिए किस प्रकार इस बार सफल होगी? देखो सुधीर जी, मैं ये क्लियर कर दूं आपके लिए कि चुनाव किसी को लड़वाना आसान है और स्वयं पर लड़ना आसान है, क्योंकि हम रणनीति बना करके उसको उतार सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद लड़ेंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी आए हुए थे कि हम बिहार बदल देंगे, यहाँ पर पलायन रोक देंगे, यहाँ पर जो शिक्षा ला देंगे, और वो ठीक उसी प्रकार से अपने झंडे में जो है महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाए हुए हैं। और अभी जो बीच में उन्होंने मनीष कश्यप को जो है जनसुराज ज्वाइन कराया, तो उससे बिहार में एक हलचल चल रही है। हम लगातार फील्ड में थे तो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो महात्मा गांधी को गाली देता है और नाथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानता है, उस व्यक्ति को जनसुराज ने ज्वाइन कराया है, तो इसका भी एक गलत असर पड़ रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम नए युवाओं को, शिक्षित और योग्य लोगों को मौका देंगे। किसी भी पुराने राजनीतिक दल से आए हुए लोगों को हमारे जो है जनसुराज में कोई जगह नहीं है। लेकिन पूर्व में आपने देखा कई सारे बीजेपी के नेता और आरजेडी के नेता, तमाम सारे लोग पार्टी छोड़ करके जनसुराज ज्वाइन किया है। तो इससे ये एक मैसेज जाता है कि जो चीज़ें वो लेकर के आए हुए थे वो चीज़ें बिहार में नहीं रही हैं। हालांकि ये बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बनी तो हमारी बहुत बड़ी हार होगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मुद्दे लेकर के बिहार में आ रहे हैं उन मुद्दों को उतारने में लंबा समय लगेगा। और बिहार में जो रूढ़िवादी विचारधारा, जातिवाद की जो धारा जो है बंधी हुई है, आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें रिपोर्टर ने एक अम्मा से पूछा कि क्या विकास पहुंचा है आपके गांव में, तो उन्होंने पूछा किस जात का है विकास। तो ये आप समझना पड़ेगा कि विकास को जाति के आधार पर लोग देख रहे हैं और किस प्रकार से जाति बिहार में हावी है, इसको भी प्रशांत किशोर को समझना पड़ेगा। जहाँ पर जाति की बात आ जाती है, बेरोजगारी की बात आ जाती है, हम कई तरह की चीज़ें देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो नीतीश बाबू को हैं उनको एक संज्ञा दी गई है, पलटू नेता कह सकते हैं। तो इन अभी कुछ समय पहले जो हमारे यहाँ बिहार में हुआ था, पेपर लीक हुआ था, जी जी, तो नीतीश जी की सरकार थी, तो छात्रों पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अत्याचार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो युवा है वहाँ का, क्या वो भी इसी जाति समीकरण का हिस्सा बन चुका है, या उसको अपने रोजगारी के मुद्दे देखने होंगे, या उनको देखकर वो आगे बढ़ेगा? इस पर आपके क्या कहना है? नीतीश कुमार इसको किस तरह के देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जो बिहार के युवा बेरोजगार हैं, जो इस बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, जिनके अंदर वेदनाएं हैं कि हमें जो है रोजगार चाहिए, वो लगातार आपने देखा कि पटना में किस प्रकार से जो है छात्रों ने लाठियां खाई। तो इस मुद्दे को लेकर के वो प्रशांत किशोर को लाइक कर रहे हैं। जो युवा वर्ग है, जो रोजगार चाहता है, वो चाहता है कि नहीं, प्रशांत किशोर अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आएंगे तो रोजगार दे सकेंगे। ये लगातार बात वहाँ के युवा कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो नीतीश कुमार चाहे जितनी पलटी मार लें, आपको ये मानना पड़ेगा कि बिहार में उनकी एक सिंपैथी है, उनके एक वोटर है, उनका एक जो है बहुत बड़ा जन समुदाय है। उनका जो है लगातार वो चाहे जिस पार्टी में रहें, जिस अलायंस का हिस्सा रहें, उन्हें लोग वोट करते हैं और आप देखते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करें, आपने जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है बिहार में, आपने अपना बहुत ही कीमती समय, अपना बहुत ही ज़्यादा समय वहाँ पर व्यतीत किया है, तो उसके मामले को अगर हम बात करें, जो ग्राउंड पर आपने देखा, पिछले बिहार बुद्ध की धरती है। ऐसा नहीं है कि बिहार कोई बेकार का राज्य है, इधर उधर का बिखरा हुआ राज्य है। बिहार बुद्ध की धरती है, मोक्ष की धरती है। तो वहाँ पर विकास के क्या कारण, विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नेताओं ने जन्म लिया, आखिर ऐसे क्या कारण हैं जो आज भी बिहार उतना ही पिछड़ा है? अगर बिहार का नाम लिया जाए तो लोग कहते हैं कि वही गरीबी, वही भुखमरी, वही बेरोजगारी, वही लोग नज़र आते हैं फटे पुराने कपड़ों में। एक जो अवधारणा बनी है लोगों के मन में, आखिर इसके क्या कारण हैं? देखो, बिहार में जो है अगड़े पिछड़े की राजनीति बहुत हावी है। और अभी जो पूर्व के गैंगस्टर रहे अशोक महतो, जिन्होंने एक बयान दिया है कि हम बिहार में भूरा बाल साफ कर देंगे, तो ये जो बयानबाजी इस प्रकार से वो जातियों के आधार पर बांटने का काम करती है। अगर आप बिहार जाएंगे तो चीज़ों को वहाँ समझेंगे कि आप उस मलिन और जो है बस्तियों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी बच्चा आपको सीधा नहीं दिखेगा,
किसी की बाँह छोटी है, किसी की आँख बड़ी है, किसी का पेट निकला हुआ, मतलब आपको सब हर बच्चा जो है कुपोषण का शिकार देखने को मिलेगा। और ये भी बात आपको बिहार को समझनी पड़ेगी कि बिहार जब तक इस जाति आधारित दंश से या इस दलदल से नहीं निकलेगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। अगर उन लोगों से पूछना कि आपका विकास होना चाहिए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो मुर्गा भात। जब तक ये लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने बिहार की राजनीति को समझाया। हमारे दर्शक भी इस समीकरण को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो अपना कीमती समय में दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए पॉडकास्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, धन्यवाद।